चलिए, ऑनलाइन वाले को आवाज आ रही है क्या? ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? कमेंट करके बताएंगे। हाँ जी। चलिए, मैं अनीश शर्मा हूँ। आज हम लोग क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्शन है वो डिस्कस करेंगे, है ना। सिलेबस को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे टॉपिक पे। ठीक है, तो जो क्या है टोटल जो अपना ना मेंस का तो टोटल आपको पता ही है 7 पेपर होते हैं। और ये जो 7 पेपर है इसमें जो फोर्थ वाला है ना, इसमें क्या है साइंस और अप्लाइड साइंस है ना। और इसको क्या डिवाइड किया गया है अलग अलग सेक्शंस में। तो पहला वाला जो सेक्शन है 75 मार्क्स का है ना। और कोर साइंस का है। तो कोर साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं? एक हो गया बायोलॉजी, जीव विज्ञान, और दूसरा है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, और तीसरा है फिजिक्स, मतलब क्या है भौतिकी, है ना। जो दूसरा वाला सेक्शन है उसमें क्या है मैथ्स और रीजनिंग है। ठीक है, और इसका जो वेटेज है वो 50 मार्क्स का है, 50 नंबरों का है ना। तीसरा जो है वो है अप्लाइड साइंस का, है ना। तो अप्लाइड साइंस कितना है टोटल 75 मार्क्स का है। और ऐसा करके 75 75 और 50 करके टोटल ये हो जाएगा 200 नंबर का, 200 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, इसका सिलेबस को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है अपना अपने हिसाब से वो लोग जो भी दिए हैं, बट इसको सिस्टमेटिक आप नोट कर लीजिएगा, पढ़ने में आसानी होगी, है ना। ठीक है, गुड मॉर्निंग, सबको आवाज वगैरह क्लियर है ना। चलिए ठीक। तो अभी ना ये जो अप्लाइड साइंस वाला जो सेक्शन है ना, और ये है कौन सा सेक्शन 3। ठीक है, तो अप्लाइड साइंस वाला जो सेक्शन 3 है उसको क्या है सिलेबस को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें जो है क्या क्या पढ़ना है हम लोग को देखते हैं। एक है पर्यावरण वाला हिस्सा, है ना, पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट। और जो पर्यावरण वाला जो हिस्सा है ना, इसमें हम लोगों को ना क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ना है वो देखते हैं। तो इसमें है एक टॉपिक पारिस्थितिकी तंत्र, प्रश्न आते ही रहता है इसका, तो प्री में भी आएगा मेंस में भी आएगा। इकोसिस्टम बोलते हैं, है ना। तो ये एक टॉपिक है इसमें बड़ा। दूसरा है जैव विविधता, तो ये पूरा टॉपिक है जैव विविधता वाला। जैव विविधता को बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और तीसरा जो है इसमें प्रदूषण, पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या है पर्यावरण वाला जो है सेक्शन, इसमें हम लोग को पढ़ेंगे। एक और इसमें दिया है
प्रदूषण का ही भाग है वो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन वगैरह, है ना, तो इसी में आ जाएगा वो। खैर, तो ये एक पोर्शन हो गया पर्यावरण वाला, है ना। इसके बाद जो दूसरा है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर वाला पार्ट है, बेसिक कंप्यूटर है इसमें, और कंप्यूटर से ही जुड़ा हुआ रहता है क्या, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, तो आईटी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो कंप्यूटर हो गया, सूचना एवं प्रौद्योगिकी हो गया। तो ये एक टॉपिक है बड़ा अपना इसमें, और इसमें हम लोगों को पढ़ना है ऊर्जा संसाधन, है ना। ऊर्जा संसाधन मतलब क्या हो गया, एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, तो ऊर्जा संसाधन मतलब क्या हो गया, एनर्जी रिसोर्सेस, इसको हम लोग को पढ़ना है ना। तो उसमें परंपरागत और गैर परंपरागत मतलब कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया एक टॉपिक, नोट हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है इसमें भारत में कृषि, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक, तो उसमें वो उर्वरक वगैरह है, मतलब फर्टिलाइजर, हरित क्रांति वगैरह को पढ़ना है, मतलब पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कैसे प्रगति हुई थी भारत में, और कृषि का जो वो है मतलब कि फसलों के प्रकार वगैरह, वो सब इसमें आएगा। ठीक है, इसमें छोटे छोटे और बहुत सारे टॉपिक हैं। इसके बाद है इसमें मेन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जी, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हम लोग पढ़ेंगे क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग दो सेक्शन को पढ़ेंगे डिटेल में। एक है इसमें पहला रक्षा प्रौद्योगिकी, है ना। तो रक्षा प्रौद्योगिकी को बोलते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम लोगों को क्या पढ़ना है, देखिएगा, हमारा जो भारतीय जो रक्षा विभाग है, मतलब डिफेंस जो क्या है, डिपार्टमेंट है हमारा। तो हमारे पास कौन कौन सी सेनाएं हैं जो युद्ध में लड़ती हैं, और उसके वेपन, जैसे कि क्या हो गया, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी मतलब भारतीय थल सेना। तो भारतीय थल सेना के पास कौन कौन से वेपन है, भारतीय थल सेना के पास वेपन टैंक है, ठीक है, मिसाइल है जो जमीन से आकाश में मार करते हैं। तो वो सब का ना पढ़ना पड़ेगा, नाम वगैरह पूछा जाता है। इंडियन नेवी, है ना। तो इंडियन नेवी जो है मतलब भारतीय जल सेना। तो जल सेना के पास क्या होता है, सबमरीन होता है, पनडुब्बी बोलते, और एक युद्ध पोत होता है, मतलब पानी वाला जहाज, जो कि वॉर में मतलब युद्ध में यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद है इंडियन एयर फोर्स। तो इंडियन एयर फोर्स के पास क्या क्या है, वेपन्स या हथियार। तो इंडियन एयर फोर्स जो हथियार यूज करती है, लास्ट ईयर जो ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुआ था, ब्रह्मोस मिसाइल, तो मिसाइल हो गया। ड्रोन बहुत आजकल पॉपुलर हो गया है, ड्रोन सुनते ही हो गया आप। तो ड्रोन को ना यूएवी मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोलते हैं। वो थोड़ा सा दिखता है एरोप्लेन टाइप का, लेकिन उसमें कोई बैठता नहीं है। तो निगरानी वगैरह करने के लिए, जासूसी करने के लिए, कोई चीज पता लगाने के लिए, है ना, उसके लिए उपयोग में करते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स, तो ये तीनों जो आर्मी है ना हमारी, वो कौन कौन से वेपन को यूज करती है उसको हम लोग को पढ़ना है। और जो नोडल एजेंसी होती है डिफेंस टेक्नोलॉजी को, वो डीआरडीओ है, डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो डीआरडीओ के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना।
और किसके हाथ में रहता है ये पूरा डिपार्टमेंट, जैसे प्रधानमंत्री के हाथ में रहता है। ठीक है, कब कैसे डीआरडीओ काम करता है, वेपन वगैरह कहाँ से, हम इंपोर्टेड वेपन भी पढ़ेंगे बहुत सारा, हम लोग रसिया से, अमेरिका से और फ्रांस से जैसे कि मिसाइल वगैरह को, जहाज वगैरह को मंगाते हैं ना, खरीदते हैं, आयात करते हैं, तो वो सब आ जाएगा इसमें, है ना। इसके बाद दूसरा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। हालांकि ना रक्षा प्रौद्योगिकी के ना प्रश्न पूछते कम है, सिलेबस में है, लेकिन मेंस में देखने को आया है ना कि वो पर्यावरण वाला सेक्शन हो गया, उससे ज्यादा प्रश्न आता है, कृषि से ज्यादा प्रश्न आता है, और पिछले साल ना कंप्यूटर और आईटी से बहुत प्रश्न आ गया था, तो इससे कम प्रश्न आता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अब वो ना वही पूछ रहे हैं टॉपिक से बार बार, तो अचानक क्या करेंगे पता है, पीएससी का तो ऐसे ही होता है, 2-3 साल तक पैटर्न चलेगा, फिर अचानक फिर चेंज करेगा, फिर 2-3 साल चलता है, फिर चेंज कर देता है। तो इसको पूछेंगे कहाँ से, उन लोग सिलेबस के बाहर तो नहीं पूछ सकते, तो यहाँ से ना प्रश्न बन सकता है, तो पढ़ के जाना है ना, तो छोड़ना नहीं है, आ गया तो फिर दिक्कत है भैया, है कि नहीं। अब जैसे कि ना आप इकोनॉमिक सर्वे को क्या हुआ था, लोग पढ़ रहे थे, एक साल नहीं पढ़ते थे पहले, अचानक 2016-17 की बात है, वो पूछ दिया ढेर सारा क्वेश्चन, फिर सब वो इकोनॉमिक सर्वे का प्रिंट आउट पढ़े हैं, कभी नहीं पूछा था, फिर पूछना चालू कर दिए, तो वही है। तो आपको ना अपने तरफ से ना तैयारी पूरा रखना है, जिसका वेटेज ज्यादा है ज्यादा पढ़ना है, जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं उसको ज्यादा पढ़ना है, और जहां से प्रश्न कम आते हैं, वेटेज कम है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के जाए, ताकि क्या है भैया, आए तो कुछ तो लिखते बने, ब्लैंक नहीं होना है, ब्लैंक में दिक्कत है ना, जीरो मतलब जीरो नंबर वाला वो है, समझ रहे हो ना, शून्य बिल्कुल, तो फिर दिक्कत है ना, कुछ नहीं कुछ सही तो पता रहे। तो ये रक्षा प्रौद्योगिकी हो गया, और इसके बाद इसमें आ जाएगा अपना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। यहां से भी प्रश्न आए हैं बट कम आए हैं, है ना, तो लेकिन पूछा जा सकता है, यहां से प्रश्न आया है, लेकिन रक्षा से भले नहीं आया है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जैसे कि हम लोग के इसका जो नोडल एजेंसी क्या है रक्षा प्रौद्योगिकी का, जैसे मैंने आपको बताया डीआरडीओ है ना। वैसी जो अंतरिक्ष जो प्रौद्योगिकी, मतलब जितना भी स्पेस प्रोग्राम ना हमारा कौन करता है लॉन्च, इसरो करता है ना। तो इसरो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिपार्टमेंट के बारे में, कब गठन किया गया था, कौन अध्यक्ष थे, किसका मतलब इसका गवर्नेंस और मैनेजमेंट किसके हाथ में रहता है, वो सब, और इसरो की इंपॉर्टेंट मिशन को पढ़ना है। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हम लोग बेसिकली देखेंगे क्या है, भारत के ना महत्वपूर्ण मिशन, है ना, भारत के महत्वपूर्ण मिशन को देखेंगे हम लोग। तो भारत के महत्वपूर्ण मिशन में जैसे कि चंद्रयान बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, तो चंद्रयान क्या हो गया, 1, 2 और 3, चौथा भी लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी, है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, चंद्रयान पहला तो 2008 में लॉन्च हुआ था, उसको लॉन्च हुए काफी टाइम हो गए हैं, बट ये भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट मिशन था ना, इससे प्रश्न कभी भी आ सकता है। और पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान देखिएगा, इसमें क्या आपको पढ़ना है एक चीज, 5 ईयर प्लान होता है ना पंचवर्षीय योजना, और अभी नीति आयोग आ गया, तो आजादी के बाद एग्रीकल्चर के फील्ड में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान प्रगति कैसे हुई, तो वो एक चीज को पढ़ना पड़ेगा हमको। दूसरा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो वो ना पूछते ही हैं इसको, प्री में भी आता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, और मेंस में भी आता है, हमेशा रेलेवेंट है ये। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिएगा हम लोग ना इस मामले में टॉप 5 कंट्री में आते हैं पूरे विश्व में, जो कि मजाक की बात नहीं है। और हमारा चंद्रयान मिशन ना खास चंद्रयान मिशन तो चलिए अटेम्प्ट लगाया हमने, लेकिन ना जो चंद्रयान 3 में ना हमने क्या किया था, जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है ना, उसमें पहले अटेम्प्ट में उतर गए थे, जो बड़े बड़े दिग्गज लोग नहीं उतर पाए थे। और मंगलयान तो और महान उपलब्धि है, क्योंकि मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला बिना गड़बड़ी के, है ना, भारत पहला देश है दुनिया का। बाकी जो अमेरिका के तो क्या है, फेल भी हुए हैं बहुत सारे मिशन, है ना। तो ये महत्वपूर्ण मिशन हो गए चंद्रयान, मंगलयान भी आएगा इसमें, और भविष्य के मिशन जो हैं, है ना, तो वो सबको हम लोगों को इसमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे प्रश्न आया हुआ है और आने की संभावना भी है। और फ्यूचर में भी क्या है, हम लोग ना गगनयान भी लॉन्च करने वाले हैं, गगनयान के साथ मंगलयान चौथा भी जाएगा, शुक्रयान भी जाएगा। तो ये सब ना महत्वाकांक्षी मिशन ना फ्यूचर में लॉन्च होने वाले,
ठीक है। ये और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देखिएगा हम लोग और दो चीजों को पढ़ेंगे यहाँ पे। दो रॉकेट होते हैं, एक हो गया PSLV और दूसरा क्या हो गया GSLV। तो PSLV और GSLV जो रॉकेट रहता है ना, उसके द्वारा कौन कौन से ना सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, है ना। सैटेलाइट का मतलब होता है अपना कृत्रिम उपग्रह को सैटेलाइट बोलते हैं। तो दो प्रकार का उपग्रह हो गया अपना, एक कौन सा उपग्रह हो गया, एक उपग्रह हो गया अपना कौन सा प्राकृतिक, जैसे चंद्रमा है, कृत्रिम हम लोग बना के भेजते हैं, ये रॉकेट है ना PSLV और GSLV। ठीक है, तो ये इतना है हमारा सिलेबस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक है, तो मैंने मेन टॉपिक को आपको बताया। तो मेन टॉपिक में क्या क्या है जहां से प्रश्न ज्यादा आता है, तो ये जो प्रश्न जो ज्यादा आता है उसमें है पर्यावरण। पर्यावरण का क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो पर्यावरण में इकोसिस्टम हो गया। बायोडाइवर्सिटी का भी अलग अलग टॉपिक है, जैसे बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन कैसे करते हैं, मापन कैसे करते हैं, संरक्षण में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाएगी। जैव विविधता कहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, बचाने के क्या क्या उपाय हैं, खतरा क्या क्या है, जैव IUCN क्या होता है, वहां से बहुत प्रश्न है। अब एक चीज है, ये वाला जो सेक्शन 3 है ना, इसका दिक्कत क्या है पता है आपको ना, परंपरागत नोट से यहाँ बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि ना ये रोज बदलने वाली चीजें हैं। आज से 5 साल पहले AI का नामो निशान नहीं था, अब पिछले साल के पेपर में भर भर के पूछा है, और आप देखो हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आ रहा है और उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। अभी AI समिट भी हुआ इंडिया में, दुनिया का सबसे बड़ा, प्रश्न बनेगा उससे 100%। ठीक है, तो एक आदमी वही परंपरागत कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, वो तो पता रहना चाहिए, बट आप ना इसमें ना आपको ना अलर्ट रहना पड़ेगा। और ये पूरा का पूरा जो सेक्शन 3 है ना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, करंट इवेंट जो है ना, इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा अपडेट रहना पड़ेगा करंट इवेंट से। ठीक है, तो जैसे AI समिट हुआ इंडिया में, उसके बारे में जानना पड़ेगा, मुख्य बिंदु उसके क्या क्या थे, बजट में क्या क्या प्रावधान है, AI के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं, केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना, तो ये सब हो गया। और अभी आपको बताता हूँ, कोपरा रिजर्वायर है ना, जलाशय बिलासपुर का, उसको आर्द्र भूमि स्थल घोषित किया गया है। तो पक्का पर्यावरण में आर्द्र भूमि क्या होता है, संरक्षण विशेषता, है ना, छत्तीसगढ़ में आर्द्र भूमियों की संभावना, दुनिया भर का वो प्रश्न बनेगा। तो आपको बेसिक चीज को भी जानना है, और क्या करना है भैया, अपना जो करंट में जहाँ चीजें जो दिख रही हैं उसको भी पढ़ना है। ठीक है, अब हर साल आप जैसे ना रक्षा प्रौद्योगिकी की बात करेंगे ना, नया नया वेपन हम लोग खरीदते रहते हैं, नया नया मिसाइल का टेस्ट होते रहता है। अब वो पृथ्वी अग्नि मिसाइल तो है ही है, उसका भी बहुत सारा रेंज आ गया है। तो आपको ना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, तो आपको ना इसको अपडेट करना पड़ेगा। ऊर्जा संसाधन, वो 5 साल 10 साल पुराना नोट सब थोड़ी ना काम आएगा भाई। 2032 और 2047 में भारत ने ना विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, तो उसके लिए ना ऊर्जा संसाधन के लिए ना पॉलिसी चेंज कर दिए। अब ग्रीन एनर्जी में हाइड्रोजन आ गया है, ठीक है, उस सोलार आ गया है, और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, जो उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना, अभी लगभग ना 8800 मेगावाट का है, उतना ही मेगावाट का मतलब दुगना करने वाले। और न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, जो कि अभी 22 है, 25 हो गया टोटल अभी, है ना, 22 की जगह 25 हो गया है, 8 कार्यरत था, उसको और बढ़ाएंगे। तो हम लोग अपना ना न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से ना इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन उसको बढ़ाने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको ना लगातार ना अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, और आपके ना एग्जाम होते होते तक पता लगा अभी पढ़ना चालू के बीच में एक अगले महीने कुछ हुआ गया, और वो भी हो सकता है कि पूछ दे अचानक भयानक, तो ये है, तो ये चैलेंजिंग है, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स और बुक जो भी हम लोग रेफरेंस से पढ़ेंगे, साथ साथ हम लोगों को भाई करना क्या है, हम लोग को करना ये है कि हम लोगों को अलर्ट रहना है, किसके लिए, करंट इवेंट के लिए, है ना। तो आपको और एक चीज क्या है, अपने इसमें अलग अलग वो है सेक्शन है, तो अलग अलग सेक्शन के लिए ना सोर्स अलग अलग यूज करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट की बुक अलग आती है, टेक्नोलॉजी की बुक अलग आती है, बेसिक कंप्यूटर की बुक अलग आती है, तो उसको
आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा, है ना। एक सोर्स से काम नहीं चलेगा, पहली चीज। और दूसरा चीज, आपको करंट पे ना मेहनत करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये वाला जो सेक्शन है उसमें क्या क्या कितना कितना क्वेश्चन बनता है 75 नंबर के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वर्ड लिमिट है ना अलग अलग। तो ये आपको मेरे सिलेबस में किसी को डाउट है आप लोगों को, ऑनलाइन जिन लोग हैं बताएंगे। तो ये ना सिलेबस को मैं सिस्टमेटिक लिख दिया हूँ, ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग। उसमें क्या किए पता है पीएससी वाले, सूचना प्रौद्योगिकी फिर कृषि फिर ये फिर वो ऐसा मिक्स कर दिए हैं। तो हमको सिस्टमेटिक पढ़ना है इसको। तो आप लोगों को बता दीजिए किसी भी प्रकार की दुविधा है सिलेबस में तो। किसी भी प्रकार की दुविधा है तो बताइए। सिलेबस में कोई डाउट है तो बताएंगे। ठीक है, नहीं है, है ना। चलिए, है ना। अब देखिएगा हम लोग ना मार्क का ना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है पेपर 4 में वो देखते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखना है हम लोगों को। तो नंबर जो होता है ना, तो टोटल नंबर तो 75 है। मतलब टोटल तो ऐसा ओवरऑल क्या है, पेपर 4 को ही बता देता हूं क्योंकि वो एक साथ दिलाना है ना आपको, अलग थोड़ी ना दिलाओगे। तो टोटल है 200 नंबर का है। ठीक है, और 200 नंबर का है जो पेपर 4, उसमें क्या है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसका क्या हुआ है, जो अभी जस्ट मैं बताया था आपको, है ना। हाँ, तो इसको 200 नंबर को डिवाइड कर दिया गया है 75, 50 और 75। लेकिन क्या है पता है, ऐसा फिक्स नहीं है। वो 200 पहले सिस्टमेटिक आया है, वैसा नहीं है कि नहीं आया है। 75 नंबर का ये, 50 का ये, 75 का ये। अब थोड़ा सा क्या किए हैं पता है इन लोग, इसको भी चेंज किए हैं, थोड़ा सा अल्टर हुआ है, तो 200 नंबर का ही रहेगा। ठीक है, रहेगा वो 200 ही नंबर का। बट पहले हमको ये था ना 25 25 25, जैसे इसको 75 को 25 बायो, 25 केमिस्ट्री, 25 फिजिक्स, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो। और ये जो साइंस टेक में कि 10 नंबर का इन्वायरमेंट, 10 नंबर का वो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ओवरऑल 75 नंबर का है, समझ गए। और ये ओवरऑल 75 नंबर का ये सेक्शन 1 है। ठीक है, तो ये सेक्शन 1 हो गया इसका, ये दूसरा वाला हो गया मैथ्स रीजनिंग, और तीसरा वाला हो गया। तो 75 का मतलब है बायो में केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों को मिला के 75 का आएगा। ठीक है, क्लियर है, ऐसा है। तो उसमें कोई 25 25 वाला वो नहीं रहा, पहले था ऐसा, वो लोग सिस्टमेटिक पूछे थे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल ना 200 नंबर है। तो 200 नंबर में ना कैसे कैसे ना बाइफर्केशन हुआ था, लास्ट टाइम कमेज का पेपर है मेरे पास, उसको बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये जो पेपर 4 को कैसे डिवाइड किया गया है वो देखते हैं हम। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे केवल किसका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, मतलब पार्ट 3 को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो मैं पार्ट 3 का बता रहा हूँ, बाकी तो खैर अपन पढ़ेंगे उसको साइंस वगैरह को, तो उसको बाद में देखेंगे। तो पार्ट 3 वाले को क्या है, मैं उसको आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो ये पेपर 4 का बाइफर्केशन, मतलब टोटल ओवरऑल मार्क्स में हम लोग देखेंगे जो लास्ट ईयर जो था उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन कैसे आए थे, वैसे ही मिलता जुलता आएगा। ठीक है, तो इसमें जो था पहला वाला खंड 1 था, सेक्शन 1 पेपर 4 का। ठीक है, तो सेक्शन 1 जो था उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, है ना। सेक्शन 1 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। भाग 1 हो गया इसका, है ना, और हो गया भाग 2, और तीसरा हो गया भाग 3। तो तीसरा वाला पार्ट में था, ये तीसरा वाले पार्ट में ही तो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पहला वाले में तो बायो था, दूसरे वाले में, तीसरा वाले में देखिएगा क्या क्या था, कितने। तो इसमें ना तीसरा वाले में पूरे 2 नंबर के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन जो थे वो कितना था, शब्द सीमा थी इसमें 30, है ना। और इसका नंबर कितना था, इसका नंबर था 2 अधिकतम। ठीक है,
तो शब्द सीमा 30 और नंबर 2, और इसके लिए कितने प्रश्न पूछे गए थे? 10 प्रश्न। ठीक है, तो 10 प्रश्न मतलब कितना हो जाएगा? 10 क्वेश्चन इंटू ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया 20 मार्क्स का। क्लियर है? तो पहला वाला जो सेक्शन था पेपर 4 का, उसमें पार्ट 3 में, है ना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे 10 और हर क्वेश्चन था 2 नंबर का, तो टोटल 20 मार्क का हो गया। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही रहता है 2 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में ना आपको ना अच्छा मेहनत करना है। और ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है पता है? चैलेंजिंग इसलिए भी हो जाता है, उसके चैलेंजिंग होने का कारण मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ना वो छोटे छोटे टॉपिक को ना कहीं भी बीच में सिलेबस से उठा के पूछ देता है। अब वो हम लोग को लगता है आउट ऑफ सिलेबस कहाँ से आ गया भाई। अब जैसे हम लोग एग्रीकल्चर को पढ़ रहे हैं, वही खरीफ रबी की फसल चावल गेहूं को पढ़ लिए, हाइड्रोपोनिक्स क्या है अब वो टर्म नहीं पता। हाइड्रोपोनिक्स कृषि का ही तो पद्धति है, तो हम लोगों को उसके बारे में ना नहीं पता रहता है। तो ऐसे हम लोग क्या है, कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट रट डाले पूरा, सीपीयू ये होता है, पेन ड्राइव एंड ड्राइव। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, नया टर्म है ना, सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ आ गया तो अरे तो वो दिक्कत होता है, तो उस पर आपको ना नजर रखना है। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। तो 2 नंबर का ना प्रश्न बहुत ज्यादा स्कोरिंग रहता है, इस पे ज्यादा मेहनत कीजिएगा। और आपको एक मेंटेलिटी बता रहा हूँ, क्या बोलते हैं, अगर आपको ही पेपर चेक करने बोल दिया जाएगा ना, मान लो अभी तो आप स्कूल के बच्चों 5वीं क्लास के बच्चों का तो कर ही सकते हो, ग्रेजुएट हो गए हो ना, तो 5वीं क्लास के बच्चों को मान लो पेपर चेक करने दे दिया जाए, और उसमें 1 नंबर का, मतलब 2 नंबर का, और 4 नंबर का, 8 नंबर का, 20 नंबर और 50 नंबर का मान लो है क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे पता है? 2 नंबर में ठीक ठाक तो है, 1.5 नंबर दे देते हैं, कुछ में बहुत अच्छा लिखा है 2 में 2 दे देते हैं, तो आप ना 1.5 से 2 नंबर एवरेज दोगे। तो आप परसेंटेज को देखो क्वेश्चन का, मतलब नंबर का, 2 में यदि आपने 1.5 नंबर दिया तो परसेंट को काउंट करो, कितना परसेंट हो गया? 75% हो गया, है ना। अब आई बारी 50 नंबर की। 50 नंबर वाले में मान लो उसको 500 शब्द में लिखना था, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, रिदम टूटा, कुछ कुछ आप देखे ये मजा नहीं आ रहा है यार, ये ठीक ठाक ही है, एवरेज नंबर दे देता हूँ, तो आप 50 में दिए 25, 50% ही दिए। और बहुत अच्छा कोई लिखा है तो 50 में 49 आप कभी नहीं दोगे, समझ रहे हो? 49 बहुत ज्यादा है यार, 50 में साला ये भी लफड़ा है ज्यादा नंबर देना, 41 दे देता हूँ, 42 दे देता हूँ, चल ज्यादा ज्यादा टॉपर का 45 गया, तो आप ना नंबर काट दोगे पता है। तो आप देखोगे कि अधिकांश बच्चों को आपने ना 50 में 25 30 32 35 ऐसे ही नंबर दिए हैं, तो 2 नंबर में 75% स्कोर कर लिया बच्चा। बट 50 वाले में वो बहुत अच्छा भी लिखा होगा, एक आधी 40 पार मिला होगा, सब एवरेज 30 35 30 35 30 35 ऐसा देख आप, तो उसमें नंबर ज्यादा कट रहे हैं ना, है ना, मेहनत ज्यादा है, नंबर कट, यहाँ भी ऐसा होता है। हालांकि इसको चेक करने वाले एक से ज्यादा लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के ऐसा करते, मैं एक मेंटेलिटी बता रहा हूँ। तो बड़े प्रश्न में स्कोर करने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है, तो ये ना आपके लिए स्कोरिंग है, इस पे ज्यादा मेहनत कीजिएगा, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट आपने आंसर लिख दिया। जैसे हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो बिना मिट्टी के कृषि करने की आधुनिक विधि है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है, जिसमें क्या करेंगे, पानी में क्या करते हैं, खनिज लवणों को मिश्रित कर दिया जाता है और पाइप के माध्यम से पौधे उगाए जाते। मान लो एक ऐसी बता रहा हूँ आपको रफ, तो हो गया, और क्या, उसमें 1.5 से 2 नंबर दे ही देगा आदमी, क्या गलत लिखे हो, समझ रहे हो ना, क्या गलत लिखे हो। ऑफलाइन क्या बोलते हैं, ईमान, क्या नाम है आपका, ईमान है, हाँ। ऑफलाइन क्लास हो रही है आपकी सिटी प्लाजा में, रायपुर में। आप रायपुर के हैं? आप रायपुर के हैं क्या? आप रायपुर के हैं क्या? तो रायपुर के हैं आप यदि ना, तो यहाँ पे क्या है, जो एनआईटी सुने ही होंगे आप, तो बहुत रिनाउंड कॉलेज है, एनआईटी के पहले ही है सिटी प्लाजा, है ना, अग्रवाल हॉस्पिटल पड़ता है, रोड ऊपर ही है, मेन रोड पर दिख जाएगा आपको, ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा।
यही है, एनआईटी के पहले ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना ऑफलाइन क्या है अटेंड कर सकते हैं क्लास, है ना, ठीक है। चलिए, तो ये था पहला सेक्शन अपना, पहला सेक्शन में तो ये आपका था 10 क्वेश्चन 2 नंबर के, और टोटल नंबर कितने हो गए 20। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें पूरा का पूरा 2 नंबर का लास्ट ईयर पूछा गया था पहले वाले सेक्शन में। दूसरा वाले उसमें आ जाते हैं सेक्शन में, भाग 2 में, ठीक है। तो भाग 2 के भी वैसे ही क्या है, 3 अलग अलग खंड होंगे। तो खंड 1 2 और 3, है ना। तो खंड 1 जो था वो उसमें साइंस है, और दूसरा वाला में क्या है, मैथ्स है। तो तीसरे वाले में क्या है भाई, अपना अपना है क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना था, एक सेकेंड रुकेंगे। हम्म 5 क्वेश्चन है ना। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 5, और नंबर वेटेज जो है वो है 4 नंबर का है। तो 4 नंबर मतलब शब्द सीमा कितनी हो गई, शब्द सीमा इसमें हो जाएगा 60, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का, सॉरी एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 5 क्वेश्चन 5 चौक हो गया 20, ठीक है। तो इसमें जो था खंड 3 में वो क्या है 20 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन ये क्या है सब ना शब्द सीमा 60 वाले थे। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 5, उसमें 10 था तो 20 हुआ, इसमें 5 है तो 20 हो गए, ठीक है। क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी स्कोरिंग है, 30 और 60 शब्द वाला डेफिनेटली स्कोरिंग रहता है, पता है, ठीक है। तो इस पे आपको ना अच्छे से मेहनत करना, लिख लिख के देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस मेन चीज वही है। हम लोग पढ़ते हैं, लिखने में ना आलसीपना करते हैं, उसमें उससे बचना है भाई, लिखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इसका सेक्शन 3, ठीक है। तो सेक्शन 3 है, उसमें ही खंड फिर 3 से वही है, तो खंड 1 हो गया, और खंड 2 हो गया, खंड 3, तो ये तो बाकी दूसरा सब्जेक्ट है ना। तो इसमें जो था सेक्शन 3 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, पार्ट 3 में ही तो आएगा ये, है ना। तो पार्ट 3 में ही अपना साइंस एंड टेक है, तो पार्ट 3 में है नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आता ये 8 नंबर का, 8 नंबर मतलब शब्द सीमा कितनी हो गई, इसमें 3 है क्वेश्चन, 8 नंबर के 3 क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर के 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन था कितना, 3, और इसके लिए वेटेज दिया था, वेटेज दिया गया है ना 8 नंबर। तो टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24 नंबर का। कितना रहता है इसमें वर्ड लिमिट, 8 वाले में 100 का, 100 शब्द का रहेगा, तो शब्द सीमा यहाँ पे 100 हो गई, ठीक है। यहाँ पे शब्द सीमा थी 100, ठीक, क्लियर है। इसके बाद लास्ट क्या है सेक्शन 4, है ना, पेपर का अपना, तो उसमें वही रहेगा पहला दूसरा, तो दूसरा सब्जेक्ट अपना, तीसरे में साइंस एंड टेक है। देखिए, तो इसमें बड़े प्रश्न है लास्ट वाले में, है ना, लास्ट वाला जो है उसमें, ठीक है। अब लास्ट वाले में क्या है भाई, कि ऐसा है आपको ना मतलब कि ना ऑप्शन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन रहेगा, दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना रहेगा, और वो है आपका 75, एक मतलब सॉरी, हाँ 75 शब्दों का, 175 सॉरी, है ना। तो यहाँ शब्द सीमा रहेगी, फुल लेंथ का क्वेश्चन है, शब्द सीमा रहेगी 175,
और इसके लिए जो नंबर दिया जाएगा 15 नंबर का है। तो ये बड़ा प्रश्न हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, जो क्वेश्चन रहेगा ना उसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन 1 जो भी रहेगा और या यहाँ पे क्वेश्चन 2 जो भी रहेगा, तो दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना रहेगा। जो भी आपसे जो भी आपका अच्छा तैयारी है उसको अटेम्प्ट करोगे, सीधी सी बात है। नहीं है तैयारी तो उसका, या नहीं जानते हो तो उसको अवॉइड ही करोगे। तो ये है अपने पास क्या है, तो इसका स्कीम, ठीक है, क्लियर है। तो टोटल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, देखिएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बन रहे हैं भाई। सबसे पहले बना ये वाला अपना सेक्शन 1 में 10, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले में 10 और 5 हो गए 15, ठीक है। तीसरे वाले में बना था 3, तो 15 3 18 और 18 और एक बना ये 19। तो वही है, रफली 19 से 20 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, क्लियर है। तो उसमें से आपका क्या है, 30 शब्दों वाले प्रश्न जो पूछे गए थे वो 10 थे, 60 शब्दों वाले जो पूछे गए थे प्रश्न वो थे 5, और इसके बाद क्या हो गया था अपना 100 शब्द वाला कितना था 3, और 175 शब्द वाला जो पूछा गया था वो था 1, ठीक है। तो 10 5 15, 15 और 3 18 और 1 19, टोटल 19 क्वेश्चन था। तो रफली 19 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब है कि 30 शब्द वाला ज्यादा, 60 शब्द वाला, 30 और 60 शब्द वाला ज्यादा है, बाकी तो फुल लेंथ का क्वेश्चन इसमें से एक है, ठीक है। 100 शब्द वाले 3 है, ठीक है। ये इस पे आपको बढ़िया मेहनत करना है, ठीक है। पढ़ना तो पूरा है, ऐसा नहीं है कि 175 वाले में आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसके लिए ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, मतलब फ्रेम करना पड़ेगा आंसर को, रिदम नहीं टूटना चाहिए, और आपका कंसेप्ट जो भी पूछा गया प्रश्न टू द पॉइंट। 175 में है तो कोई फॉर्मेलिटी वाली चीज ही नहीं है इसमें, अभी देखेंगे उसको मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन को क्या क्या कैसे कैसे करना है, लिखना है ना। तो उस फॉर्मेट से आपको आइडिया लग जाएगा। और एक चीज ध्यान रखेंगे, कोई भी ना मार्केट का बुक या नोट्स या जो भी आपको सोर्स से पढ़ रहे हो, पढ़ाया जा रहा है, उसमें हमेशा ना बेहतर करने की संभावना रहती है। तो कोई किसी का ले आए, रट दिए, लिख दिए, आप थोड़ा सा उसमें एफर्ट लगाओ और देखो कि और कितना अच्छा किया जा सकता है, उसमें संभावना हमेशा रहती है, क्लियर है। तो ये हमारा स्कीम है क्या, किसका, एग्जाम का। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब आप वर्ड को गिनो कितना लिखना है टोटल पेपर में, और टाइम को देखो, तो ना टाइम कम रहता है, लिखने के लिए बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी चीजों में क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना। आप लोग मेरे ख्याल से सभी हिंदी मीडियम वाले होंगे, है ना। हाँ, तो आपको ना एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, मैं क्लियर बता रहा हूं, आप लोग हैं हिंदी मीडियम के, लेकिन ना टर्मिनोलॉजी आपको बताऊं, वो ना पूछा जाएगा क्या, इंग्लिश का। जैसे मैं पर्यावरण को बता देता हूं, इन सिटू संरक्षण क्या है, ठीक है, ये पूछ दिया मान लीजिए 2 नंबर में। तो इन सिटू संरक्षण ना, इसको ना हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वस्थाने। और आपके सिलेबस में क्या सांस्थितिक करके लिखा हुआ है, ऐसा करके लिखा हुआ है शुद्ध हिंदी में, और है ना। आप ये टर्म को जान रहे हो, पढ़ के आए हो। इन सिटू तो इंग्लिश का टर्म है ना, इन सिटू क्या है, इंग्लिश का टर्म है। तो इन सिटू को कहाँ से आप लिख पाओगे अगर आपको मतलब ही नहीं पता, जबकि कायदे से आप ईमानदारी से इसको जान रहे थे, पता है, तो ये गड़बड़ होगा। तो आपको जितना भी टर्म है ना साइंस का और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इंग्लिश का टर्म तो पता रहना ही चाहिए कि इसको बोलते क्या है भाई। अब कई लोगों को ना वो जिगर, यकृत, लीवर, यही इसमें भी दिक्कत हो जाता है। तो अब जिगर आ गया, हिंदी में जिगर दे दिया है, जिगर कलेजा क्या क्या भैया, गाना वाना भी नाम से दे देते। अब उसको लीवर बोलते हैं, वो लीवर के कार्य लिखिए ये लोग, ऐसा पूछ दिया। अब वो बेचारा जिगर कलेजा के चक्कर में था, है ना, ये हो गया फिर गड़बड़। तो इसीलिए इंग्लिश के टर्म आपको पता होना चाहिए, छोटी सी बात है, ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज, अगर आप ना हिंदी मीडियम वाले हैं, तो मान लो इन सिटू कंजर्वेशन करके ही आपने पढ़े हैं, पढ़ा और पढ़ाया गया आपको, शुद्ध हिंदी में नहीं बताया गया था, तो आप ना क्या है पता है, एग्जाम में इन सिटू मत लिख देना, ऐसा हिंदी मीडियम आप अवॉइड कीजिएगा। ऐसा नहीं है
कि इंग्लिश का वर्ड काट दे फाड़ के फेंक देंगे, कैसे इंग्लिश लिख दिया हिंदी वाला, ऐसा कुछ वो नहीं है। बट आप अवॉइड करना इसको देवनागरी लिपि में लिखना इन सीटू। हाँ, कुछ जगह क्या है आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, जैसे IUCN पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखने आ गया, तो भाई इसका पूरा नाम इंटरनेशनल, है ना, यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो वो तो इंग्लिश में ही है, और ये इंडिया में है भी नहीं, तो स्विट्जरलैंड में है, तो इसका ऑफिस तो हिंदी में थोड़ी ना ट्रांसलेट कर दोगे कि अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संस्था ऐसा करके, उसका कोई हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं है, इसमें कोई नंबर नहीं कटता है। लेकिन आप ना हर दूसरा वर्ड को जैसे कॉलेज वालेज में लिख देते थे हम लोग, ऐसा इन सीटू में ये होता है इसलिए दैट्स वाई, तो ऐसे में गड़बड़ है, तो उसको आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ जगह ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं काटेगा इसका, जो इंग्लिश में उसको तो इंग्लिश में ही पढ़ोगे लिखोगे ना, ठीक है। बाकी आपको देवनागरी लिपि में इंग्लिश का टर्म ऐसा लिखेंगे, कोई नंबर डिडक्ट नहीं होता है, ठीक है। और स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह को अवॉइड कीजिएगा, खैर उतना आप समझ रहे हो, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। और आज हम लोग क्या करेंगे, तो ये मैंने आपको बता दिया सिलेबस वगैरह के बारे में कि कितना क्या रहता है, नंबर वगैरह का, क्वेश्चन कितने आएंगे वो मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए क्या करें। पहले तो यही रहता है कि कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, मतलब 2011-12 से क्या हुआ था, 2011-12 से हुआ ये था कि ये सी सेट वाला पैटर्न आ गया छत्तीसगढ़ PSC में, UPSC जैसे एग्जाम लेता है, तब से प्री हो रहा है, मेंस रिटर्न हो रहा है, पहले मेंस ऑब्जेक्टिव होता था पता है, ठीक है। तो अभी इन 2011-12 से रफली मेंस क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो ये जो आपका एग्जाम इतने बार लोक सेवा आयोग ले चुका है ना, रिटर्न एग्जाम, इसके सारे क्वेश्चन पेपर आपको ना मिल जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये जो क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो मिलता है मार्केट में, तो ये क्वेश्चन पेपर ले लेना है, और क्या कीजिएगा, सभी सब्जेक्ट की कॉपी बना लीजिएगा। जैसे इसमें क्या है साइंस एंड टेक का, तो पेपर 4 का एक कॉपी बना लो आप, और सारे क्वेश्चन जितने भी आए हैं उसको ना लिख के ना भाई प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस कैसे करना है, टाइम कम है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, है ना, याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, और उसके बाद क्या है पता है, आप बैठ जाओ, टाइम देख लो भैया, इतने इतने मिनट में मेरे को इतना लिखना है, और सारे क्वेश्चन, मान लीजिए पर्यावरण पढ़ लिए आप, और आपको कॉन्फिडेंस है कि पर्यावरण से बना हुआ प्रश्न, आया हुआ प्रश्न मैं बना लूंगा, पिछले 10 सालों के सारे पर्यावरण के क्वेश्चन को 2 घंटे 2.5 घंटे में आप लिख के देखो, जो आप जान रहे हो पढ़े हो उसको लिख डालोगे। कुछ प्रश्न ऐसे वियर्ड रहेंगे जो आप पढ़े तो अच्छे से हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से, तो उसको अलग से टिक करके रख लो, आप देखो कि वो बनता कहाँ से प्रश्न, समझ रहे हो, तो उसको जानना जरूरी है, क्योंकि वो स्कोरिंग है भाई, छोड़ नहीं सकते, समझ रहे हो ना। तो प्रैक्टिस के लिए ये काम आएगा डेफिनेटली, समझ रहे हो। कई लोग पिछले साल का पेपर ऐसा आया था, पेपर 4 में फेल हुए हैं पता है, जैसे आपको पता होगा, हाँ एक चीज और खैर पता होगा आपको, बता भी दूं मैं आपको, आपके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है ये भी देख लीजिए भाई, क्योंकि प्री का तो पता ही है मिनिमम क्राइटेरिया, मेंस का भी मिनिमम क्राइटेरिया है ना, मेंस का भी मेन वो है, 7 पेपर होते हैं, एक है ना, तो 7 पेपर हैं, तो 7 पेपर में यदि आप ना अनरिजल्ट वाले हो, जिसको हम लोग जनरल बोल देते हैं, तो इसमें 200 नंबर का है, तो 200 का कितना 33%, इसको आपको लाना है, पास होना है, इसके भी पास होना पहले जरूरी है, वो तो सिलेक्शन इंटरव्यू को भूल जाइए, तो 200 का 33% 66 नंबर होता है, तो मिनिमम 66 नंबर आपको, एक में नहीं पूरा सब में 66 नंबर चाहिए भाई, सातों पेपर में, ये मिनिमम क्राइटेरिया है आपके लिए, समझ रहे हो ना। इसका मतलब सिलेक्शन नहीं होता, तो ये पहली बाधा है जो आपने पार की है, ठीक है। जैसे प्री में होता है, प्री में होता है कि नहीं ऐसा, सेम टू सेम ऐसा मेंस में है। और सेकंड चीज आपका क्या है, अगर अदर्स में आते हैं, ST SC OBC वाले कैटेगरी में है, तो 200 का 23%, तो कितना हो जाएगा ये
40। ठीक है, तो ये 40 ना मिनिमम सब में आना ही चाहिए। ठीक है, ये आने का मतलब है कि आपने मिनिमम क्राइटेरिया को क्रॉस कर लिए। जैसे आप 5वीं क्लास में 6वीं जाना है, 33% आ गया, 33% आ गया तो हाँ 5वीं में दोबारा नहीं बैठेंगे भगवान, 6वीं तो पक्का हो गया। लेकिन आप स्कूल में टॉप थोड़ी ना किए हो 33% लाके, समझ रहे हो ना? आप मेरिट लिस्ट में थोड़ी ना आए हो, आपको डिस्टिंक्शन थोड़ी ना मिला है कोई सब्जेक्ट में, सब में 33 लकर धकर करके पास हो, 6वीं चले गए। तो वही है, तो इसका मतलब क्या है, सिलेक्शन नहीं होता। तो पहले ये ध्यान रखें भैया, क्योंकि अगर कठिन प्रश्न आया तो क्या कि भैया ये ध्यान रखो कि कैसे जुगाड़ करे 66 नंबर का। पेपर 4 में लटके हैं कई लोग पिछले साल, समझ रहे हैं? ये भी दुविधा है बहुत बड़ी, समझ रहे हो? ये भी दुविधा है। तो पहला चैलेंज है कि हमको इतना लाना है। इसके लिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर आप ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व करके गए हो हर सब्जेक्ट का, फेल नहीं होगे भाई। मतलब ये तो आप 66 सब में पा ही जाओगे, इतना पक्का है। आपको आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन का कि कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्या लिखना है, टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, ये आपको तो पता लग ही जाएगा। तो जब आप पता लग जाएगा तो फेल तो नहीं होगे, इतना पक्का है। क्योंकि आप ना जब लिखने बैठोगे तो प्रैक्टिस तो जरूर करोगे, तो क्वेश्चन चाहिए रहेगा उसके लिए। तो पहला चीज आप ना प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, समझ रहे हो? तो कम से कम भैया फेल नहीं होगे आप, सब में पास तो हो जाओगे। और कई लोगों का ऐसा हुआ है क्या कि पेपर 4 में एकदम एवरेज मिला होगा 70-72, तो भी सिलेक्शन हुआ है, पूछ लीजिएगा। और उन लोग को कितना अखरा होगा क्या कि जिन लोग क्या है कि बाकी पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे, पेपर 4 60 नंबर 62 नंबर ऐसे बॉर्डर में लटक गए। 2 नंबर मिलता तो पोस्ट मिल जा रहती, ये दिक्कत है, समझ रहे हो ना? तो इस पे ध्यान देना है, इसको मजाक में मत लीजिएगा, उतना आसान भी नहीं है। जब मन का पेपर नहीं आया, पढ़ा हुआ नहीं आया, तो चैलेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर लाना भी, तो ये एक चीज है, तो इसमें ये तो हेल्प करेगा आपका। ठीक है क्लियर क्लियर। जैसे हमने 19 क्वेश्चन देखा ना, तो 19 क्वेश्चन में मैं मानता हूं 50% क्वेश्चन, मतलब 9 क्वेश्चन मान लो आप कुछ भी पूछ दिया है, वो कब पिछले साल की बात कर रहा हूं, है ना, जो हम लोग नहीं पढ़ते यूजुअली। ठीक है, 10 क्वेश्चन तो हाथ में था, 8-10 क्वेश्चन तो पर्यावरण के लिख सकते थे, तो लिखते, ऐसा कर करके सभी सब्जेक्ट का लिखते, 66 नंबर तो आ जाता भाई, फेल तो नहीं होते, 70-75 तो मिल जाता सब सब्जेक्ट को मिला के। दिक्कत तो वही है, लोग प्रश्न को पढ़े होंगे, हड़बड़ा गए होंगे, और फिर जो पढ़ा पढ़ाया भी बिगड़ गया होगा। और जबकि ना ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ध्यान रखना, पेपर 4 जबरदस्त पेपर है आपका स्कोरिंग करने के लिए। फिजिक्स में न्यूमेरिकल आया, पूरा पूरा बनेगा, मिलेगा नंबर आपको, है ना? तो आप पढ़ते जाएंगे तो खैर वो सब चीज को आपको बताते जाऊंगा। तो ये क्लियर हुई चीजें? तो ये भैया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को अभी से, आज से प्रैक्टिस करना जरूर चालू कर दीजिए। सब सब्जेक्ट का उठाओ, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो पहले उसको क्या है प्रैक्टिस जरूर कीजिए, उसकी कॉपी बनाइए, लिख लिख के उसको इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, है ना? ये आपको मिनिमम क्राइटेरिया पता होना चाहिए। ठीक, एक और छोटी सी चीज, क्या कभी भी ना ब्लैंक मत छोड़ना क्वेश्चन पेपर को, समझ रहे हो? ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ब्लैंक छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वो जीरो ही मिलेगा। तो कुछ भी ना रेलेवेंट, रेलेवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक, है ना? प्रासंगिक मतलब उस शब्द या सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ तो लिख सकते हो, उतना दिमाग है आपके पास। मान लीजिए सुपर कंप्यूटर ही आ गया रे भाई, समझ रहे हो? आपसे सुपर कंप्यूटर ही पूछ दिया गया, तो नहीं पढ़े हो मान लो। अब इसका भी कुछ टर्मिनोलॉजी होता होगा, क्योंकि इसका ना सुपर कंप्यूटर को सीडैक बनाता है पुणे, है ना? रिसर्च में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, है ना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग किया जाता है, बीमारियों की इलाज के लिए भी होता है, एकदम हाई क्वालिटी जो ट्रीटमेंट होता है ये। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की गति बहुत ज्यादा होती है, जिसको फ्लॉप या टेरा फ्लॉप में मापा जाता है। फ्लॉप का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर मिनट, है ना? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम सीरीज का था। वर्तमान के नए सुपर कंप्यूटर जो डिजाइन हाल में ही किए गए हैं, एरावत, प्रत्यूष इत्यादि है। ठीक है, क्लियर? एप्लीकेशन
एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका अनुप्रयोग करने से टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस हो जाएगी। इतनी सारी चीजें हैं। तो ये टिपिकल तब है जब आप सुपर कंप्यूटर को पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो छोड़ दिए। मान ली 2 नंबर का आया तो 2 नंबर तो 0 हो गया आपका। अरे भाई इसको थोड़ा सा ऐसा मतलब धैर्य रख के, सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर आपको पता है सुपर मतलब शब्द से समझ में आ रहा है बहुत एडवांस होगा। तो सुपर कंप्यूटर है ना, बहुत एडवांस मतलब उच्च गति की गणना करने वाले कंप्यूटर होते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या है काम को आसान करने के लिए ये वाले फील्ड उतना थोड़ा बहुत तो लिख दोगे, मतलब कहने का मतलब तो आपको आधा एक आध नंबर तो दे देगा भाई। समझ रहे हो? तो कंप्यूटर का ही लिखना है। अब ऐसा थोड़ी ना सुपर कंप्यूटर पूछा है तो पर्यावरण का वो होता है, प्रदूषण हो जाता है फलाना। पर्यावरण प्रदूषण अलग है, कंप्यूटर अलग है। तो कुछ भी थोड़ी ना है भाई लिख दोगे। ठीक है कि मिनी माता के बारे में लिख के आ गया, पहली छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी ये वो। तो अरे यार साइंस टेक में छत्तीसगढ़ को थोड़ी लिख के आ जाओगे, कहने का मतलब ये। तो भैया इसको कुछ तो लिख पाओगे ना। तो क्या है ये ध्यान रखिएगा, गिव अप नहीं करना है हमको। ऐसा वियर्ड क्वेश्चन आया तो क्या करना है भैया कि कुछ तो 2-4 शब्द जो मन में बन रहे हैं उसको लिख देना है तो नंबर आपको मिलेगा। ठीक, क्लियर है? और बाकी वो आप करोगे ही कि जो आपको पता है उसको पहले अटेम्प्ट करोगे, जो नहीं पता है उसको बाद में अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग जो सिलेबस डिस्कस कर रहे थे उसका टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि क्या था, ये अप्लाइड साइंस में पर्यावरण है। पर्यावरण में भी बहुत सारे पार्ट है ना, पढ़ते जाएंगे तो पता लग जाएगा। कंप्यूटर है, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा संसाधन है, और है ना, और उसके बाद क्या था अपना, हाँ रक्षा और वो प्रौद्योगिकी है ना, कहीं लिखा होगा उसको। ठीक है, खैर बताया तो था, इधर उधर हुई है स्लाइड। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, पर्यावरण हो गया टॉपिक, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी एक टॉपिक हो गया, ऊर्जा संसाधन हो गया, भारत में कृषि है ना, और अपना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। तो इतने सारे टॉपिक हैं जो हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग इन्वायरमेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, पर्यावरण से स्टार्ट करेंगे इसको भाई। एक सेकेंड है ना, ठीक है तो स्टार्ट करेंगे वाला टॉपिक को। ठीक, एक सेकेंड आया, फिर कंटिन्यू करते, पानी पी के आ रहा हूँ।
ठीक है, चलिए है ना। तो अभी ना ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, पर्यावरण। अब पर्यावरण वाला जो टॉपिक है ना, उसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। इसमें इसकी परिभाषा पूछी जाएगी, परिभाषा को पढ़ेंगे, मतलब पर्यावरण है क्या। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के घटक, ये इंपॉर्टेंट है ना। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें भी छोटे छोटे टॉपिक है ना। तो पर्यावरण के घटक, जैविक और अजैविक घटक, दो घटक होते हैं, जैविक तथा अजैविक घटक, है ना, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। अब जो जैविक घटक है ना, उसमें से हम लोगों को क्या पढ़ना है, जैविक घटक में हम लोगों को पढ़ना है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार प्रश्न आ चुका है ना। तो पारिस्थितिकी तंत्र मतलब क्या हो गया, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या क्या है, यहां से भी प्रश्न आता है अंदर से ना। इसमें इकोसिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 10% का नियम। फेवरेट है ये तो टॉपिक, ये तो एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है भैया, लिंडमैन ने दिया था, कई बार आ चुका है प्री और मेंस में ये, है ना। तो ये क्या है, पूछा जाने वाला यही होता है, ये हिडन टॉपिक। अब हम लोग ना पर्यावरण पढ़ना चालू किए, अब वो 10% लॉ उसके अंदर में है, वो जब आप जैविक घटक को पढ़ोगे डिटेल में तब है। 10% लॉ का क्वेश्चन आता ही है, स्किप हो जाता है। क्यों, पर्यावरण क्या है, वो परिभाषा को पढ़ लिए, दो घटक एग्जाम्पल को पढ़ लिए, प्रदूषण पढ़ना चालू कर दिए, यही गलती होती है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार आया, मतलब 2 नंबर और 4 नंबर का बनता है क्वेश्चन, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10% लॉ। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसी से क्या बनता है पता है, 10% लॉ से ही जुड़ा एक और टॉपिक है, इकोलॉजिकल पिरामिड। यहां से भी प्रश्न आ चुका है। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड। और क्या पूछता है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, 10% नियम उसी को तो बताता है। तो ये सब को हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, ये जैविक घटक में आएगा। और एक चीज और बता रहा हूं आपको, जैविक घटक में ही हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है, इकोसिस्टम जो होता है ना, जैविक घटक में ही हम लोग पढ़ेंगे क्या, इकोसिस्टम में क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी को, सॉरी इको फ्लो ऑफ एनर्जी बोल रहा हूं, इकोसिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे क्या, गिद्ध के बारे में। फ्लो ऑफ एनर्जी तो पढ़ना ही है 10% लॉ में। गिद्ध, गिद्ध को भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, कि गिद्ध कौन से कैटेगरी में आता है, उसकी विलुप्ति का कारण वगैरह क्या है। यूजुअली ना हम लोग ना ऊपर सुपरफिशियली पढ़ के इन सब चीजों को भूल जाते हैं, और ये जितना मैं बताया हूं सबसे प्रश्न बन चुका है, समझ रहे हो। तो ये पर्यावरण के जैविक घटक वाला है, जहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने बताया, तो इसको हम लोग को कवर अप करना ही पड़ेगा। और इसके बाद अजैविक घटक, अजैविक घटक में ये भी यहाँ इसको भी नहीं पढ़ते, यूजुअली क्या करते हैं, एग्जाम्पल पढ़े हो गया। अजैविक घटक में आता है अपना वायुमंडल, और वायुमंडल में जो है, वायुमंडल की जो परतें रहती हैं, लेयर्स, है ना, तो वायुमंडल की जो परतें रहती हैं, लेयर्स, उसको पढ़ना है। और इसी में क्या आता है पता है, समताप मंडल में ओजोन। ठीक है, और समताप मंडल में जो ओजोन वाला टॉपिक है, वहां से भी प्रश्न बनता ही आ भी चुका है ये। ठीक है, तो ओजोन परत रहता है ना यहाँ पे, अब ओजोन परत को हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न आता भी है वैसे ही। तो ओजोन परत में बनता कैसे है उसका, अभी देखेंगे क्षरण कैसे हो रहा है, क्षरण होने के कौन कौन से कारण हैं, और सरकार क्या उपाय कर रही है कि ओजोन परत बच जाए। कौन कौन से ना प्रोटोकॉल और इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग है जो जुड़ी हुई, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो सब रिलेटेड है इससे, बनेगा ही क्वेश्चन यहाँ से। तो हम लोग को पढ़ते समय ना वही सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे ना आप, तो आपको समझ में आएगा कि कहां तक जाके प्रश्न पूछ रहा है, तो हमको वहां तक जाके पढ़ना भी पड़ेगा। सुपरफिशियली लगता है पर्यावरण तो इजी है, लिख लेंगे। अब ओजोन परत में डॉप्सन यूनिट क्या होता है, ये अभी एक गए। अब ओजोन परत कही है तो है क्वेश्चन, डॉप्सन यूनिट क्या होता है। अब गिद्ध के विनाश में के मुख्य कारकों को लिखिए, जैसे डाइक्लोफेनॉक, ऑक्सीटोसिन और अफ्लाटॉक्सिन के कारण है। अब वो केमिकल का नाम पता नहीं हमको कि कैसे गिद्ध क्या है,
है ना। अधिक संकटापन्न प्रजातियां क्या है, गिद्ध के विनाश का, चूंकि गिद्ध अभी वर्तमान में अधिक संकटापन्न है तो विनाश का कारण बताइए, जैव विविधता के क्या खतरे, वो वाली सारी चीजें। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो टॉपिक हो गया। और अच्छा चीज आपको और बता रहा हूँ, समय रहते मेहनत करके जो मौका मिला है एग्जाम को निकाल लीजिए। अभी भी प्रश्न क्या हो रहा है पता है, जो टॉपिक है वही ना सीजीपीएससी का ना प्रश्न बन रहा है। जब वो जोड़ के बनाना चालू कर देगा ना दो टॉपिक को, जैसे यूपीएससी में करता है, तो बहुत ज्यादा फिर आपको ना सीखना पड़ेगा, समझ रहे हो। आंसर फ्रेम करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा कि दो टॉपिक को क्लब करके। अब पर्यावरण प्रदूषण, छत्तीसगढ़ में पर्यावरण प्रदूषण का परिदृश्य, ये लो, तो फिर आपको छत्तीसगढ़ का भी फैक्ट पता रहना चाहिए, कहाँ कहाँ कितना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी, कहाँ क्या हुआ, मेन भी पता रहना चाहिए प्रदूषण क्या होता है, वैसा बोल रहा हूँ। तो वैसा प्रश्न यदि बना तो ना बहुत ही, समझ रहे हो, मेहनत का हो जाता है फिर वो। और रेडीमेड आपको तुरंत का तुरंत लिखते लिखते वहां पे क्या करना पड़ेगा, फ्रेम करना पड़ेगा, तो ये दिक्कत है। तो अभी टू द पॉइंट टॉपिक के ही प्रश्न आ रहे हैं जिसको ना लिखना आसान है। ठीक है, तो इसको इतने को पढ़ना है हम लोग को, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्यावरण क्या है, ठीक है, और पर्यावरण के घटक को पढ़ेंगे। तो मैं इसको पहले बता देता हूं आपको, और कुछ कुछ ना आंसर को तो मैं बता ही दूंगा कि लिखना कैसे है आपको, वो भी एक आर्ट है। स्टार्ट आप ना पहले ना कोई भी टॉपिक रहता है उसके ना बड़े प्रश्न पे मेहनत कीजिए, फिर ना बड़े को कंपाइल करके ना छोटा किया जा सकता है, छोटा क्वेश्चन बड़ा नहीं होगा। तो उसका भी तरीका रहता है किसको स्किप करना है किसको हटाना है, तो वो स्मार्ट एक अप्रोच है। तो पर्यावरण क्या है देखते हैं, पर्यावरण को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, मैं पहले समझा देता हूं, फिर क्या करेंगे हम लोग इसको, आंसर को मान लीजिए यही आ गया, अभी तो वो देख रहे हैं ना हम लोग कि प्रैक्टिस कैसे करना है हमको, तो यही मान लीजिए आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो लिखेंगे कैसे, तो आपको वो ध्यान रखना है। तो इन्वायरमेंट क्या है पता है, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, इसकी ना शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। ठीक है, तो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो इन्वायरमेंट जो है इसका स्पेलिंग ये है, इन्वायरमेंट है ना। इन्वायरमेंट जो है ये फ्रेंच शब्द इन्वीरोनर, ठीक है, तो फ्रेंच शब्द इन्वीरोनर से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब जैसे क्या है यहाँ पे आपने इंग्लिश का वर्ड लिख दिया इन्वीरोनर, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो उसमें नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अंग्रेजी में क्या तात्पर्य होता है भाई इसका, तो अंग्रेजी में इसका तात्पर्य होता है इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है, सॉरी इन्वीरोनर का। ठीक है, तो इन्वीरोनर का मतलब होता है सराउंडिंग, है ना, क्लियर। और इसमें क्या हो जाएगा, हिंदी में क्या मतलब हो जाएगा इसका, हिंदी में तात्पर्य, तो हिंदी में इसका तात्पर्य हो जाएगा के चारों ओर। ठीक है, तो हिंदी में इसका तात्पर्य हो जाएगा क्या, के चारों ओर। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट शब्द का ओरिजिन है, फ्रेंच वर्ड है, ध्यान रखेंगे, है ना, ये फ्रेंच वर्ड से ओरिजिन हुआ है। ठीक है, क्लियर है ना। और अपना यही है, लफासी करते हैं हम लोग क्या, अधिकांश भाषा, अधिकांश शब्द बायो के या साइंस के ग्रीक रहता है, पर्यावरण नहीं भूल जाएंगे, ग्रीक लिख देंगे। तो ऐसा देखिए, वो स्कूल कॉलेज में चल जाता था, सामने वाला भाई बेवकूफ नहीं है, वो समझ रहे हैं इसको, उसका ध्यान जाएगा, तो गलत मत लिखिएगा, नहीं पता है तो वो शब्द को अवॉइड कर दीजिए। जैसे पर्यावरण शब्द का मतलब ही लिख दो डायरेक्ट, के चारों ओर मतलब होता है ऐसा, उसको मत लिख देना ग्रीक भाई, वो देख रहे जान रहे। ठीक है, तो ये हुआ, तो के चारों ओर, तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, मनुष्य के चारों ओर का आवरण, मनुष्य के चारों ओर का आवरण, है ना, मनुष्य के चारों ओर का आवरण पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो मनुष्य के चारों ओर का आवरण क्या है, पर्यावरण कहलाता है। ठीक, यह एक फ्रेंच शब्द
अंडरलाइन भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। कलर वाला नहीं ले जाना है भाई दुनिया भर का, ब्लैक या ब्लू ही रहेगा, है ना। हाइलाइटर रेड वेड मत ले जाना, अच्छा दिखेगा करके, वो सबको यूज नहीं करना है। तो यह एक फ्रेंच शब्द इन्वीरोनर, इन्वीरोनर से निर्मित है ना, जिसका अंग्रेजी में तात्पर्य सराउंडिंग तथा हिंदी में के चारों ओर, के चारों ओर होता है ना। क्लियर। तो क्या है, मनुष्य के चारों ओर का आवरण पर्यावरण है। फ्रेंच शब्द इन्विरोनर से बना हुआ है, जिसका अंग्रेजी में तात्पर्य सराउंडिंग तथा हिंदी में के चारों ओर होता है, अर्थात मनुष्य के चारों ओर, मनुष्य के चारों ओर का आवरण, है ना। या इसको आप अवॉइड भी कर सकते, ऊपर में तो लिख दिया हूं मैं, ठीक है, इसको तो हटा देते हैं। तो के चारों ओर होता है, ठीक है। अब क्या हो गया, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज है ना, पर्यावरण के घटक, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आप, है ना, इसको 30 और 60 शब्द में लिखने के लिए आ गया तो क्या करोगे। एक क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसी को पूछ लिया गया है ना, फॉर एग्जाम्पल कि ना पर्यावरण क्या है, ठीक है। किसको दो हम लोग वर्ड लिमिट देख लेते हैं, 30 या 60 में पूछ लिया गया तो, ठीक। अब देखो, अगर आपको ना पहले 60 शब्द को देख लेते हैं, 60 शब्द से ना आपको आइडिया लग जाएगा कि इसको 30 में कैसे कन्वर्ट करना है। तो पर्यावरण वही जो मैं लिखा था अभी, पर्यावरण क्या है, एक फ्रेंच शब्द है ना, इन्विरोनर से निर्मित है ना, जिसका अंग्रेजी में तात्पर्य सराउंडिंग तथा हिंदी में के चारों ओर, हिंदी में के चारों ओर होता है, ठीक है। अर्थात मनुष्य के चारों ओर का, मनुष्य के चारों ओर का आवरण पर्यावरण कहलाता है ना। इसमें जैविक घटक अर्थात पेड़ पौधे एवं जीव जंतु तथा है ना अजैविक घटक जैसे क्या हो जाएगा, है ना, वायुमंडल, जलमंडल एवं स्थल मंडल इत्यादि आते हैं। क्लियर, ये हो गया। तो ये हुआ अपना 60 वर्ड। अब इसी को क्या करना है, अगर मान लो 30 में लिख दे तो 30 में तो इतना सारा लिख नहीं पाओगे। तो इसमें क्या है पता है, क्या क्या कीवर्ड्स बता देता हूं मैं आपको, तो आप ना लिख पाओगे इसको।
और इसको लिख लिख के लाइएगा कल। इसमें ना इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूँ जो आपको मेंशन करना है। तो फ्रेंच शब्द से उद्गम हुआ है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, चारों ओर का आवरण, उसी को पर्यावरण बोलते हैं, ठीक है। और उसमें कौन कौन से घटक आते हैं, है ना, जैविक और अजैविक, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल लिखना है, मान लो तो जैविक का ब्रैकेट में जीव जंतु लिख देना, पेड़ पौधे, और इसको लिखना है मान लो भौगोलिक कारक लिख देना। भौगोलिक कारक ही तो है ना वायुमंडल, ये सब तो शॉर्ट में हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में ये मतलब होता है, हिंदी में, क्योंकि हिंदी में तो लिखोगे ही आपके मनुष्य के चारों ओर का आवरण, उसको स्किप कर दोगे तो आपका कंपाइल हो जाएगा आंसर, और डायरेक्ट एग्जाम्पल में लिख देना कि उसके पर्यावरण के 2 घटक है, जैविक और अजैविक। तो इससे क्या हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा। तो ऐसी क्या करना है पता है आपको, प्रैक्टिस करते चलना है। तो आप बड़े क्वेश्चन को ना, मतलब बड़े ज्यादा शब्दों में लिखिए, उसी को कंपाइल करते जाइए, ठीक है। तो ये भैया थोड़ा सा ना मेहनत करना पड़ेगा इस पे, समझ में आ गया होगा। तो मेन क्या था मैं जो बताना चाह रहा था, क्या कि पर्यावरण जो होता है वो ना फ्रेंच शब्द से बना हुआ है, और मनुष्य के चारों ओर का आवरण जो है वो ना पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। क्लियर है। अब पर्यावरण के ना घटकों को पढ़ते हैं हम लोग, पर्यावरण के घटक, ठीक है। तो पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं, एक है जैविक घटक, है ना। तो जैविक घटक मतलब क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटक का मतलब होता है बायोटिक कंपोनेंट, है ना। क्लियर। अब यहाँ पे बायो वर्ड आया है, बायो वर्ड जहां भी दिमाग में आया, मतलब आप पढ़े, क्लिक होना चाहिए दिमाग में। बायो का मतलब क्या होता है पता है, जिनमें जीवन है वही बायो। जीवन किसमें है, मतलब जो सजीव है। बायो का मतलब होता है सजीव। जहां भी बायो वर्ड आया तो बायो का मतलब होता है क्या है, सजीव, है ना। तो सजीव क्या है इस दुनिया में, प्लांट है ना, मतलब पौधे, एनिमल्स है, मतलब जीव जंतु, और क्या हो गया मनुष्य, ये सब आएगा ना इसमें, तो ये आता है, ठीक है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट, जब भी अभी हम लोग ना पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो प्लांट के लिए ना फ्लोरा वर्ड यूज करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। यही इसका टेक्निकल टर्म है। तो टेक्निकल टर्म को आपको आंसर में लिखना पड़ेगा, और क्या हो जाएगा, प्लांट हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा, एनिमल्स, ये भी आएगा जैविक घटक में। तो एनिमल को फौना बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोग परिभाषा लिखे थे ना, जिसमें जीव जंतु, तो जीव जंतु को ब्रैकेट में क्या लिख देंगे आप, फौना, और पेड़ पौधे फ्लोरा सम्मिलित होते हैं। तो ये टेक्निकल टर्म पकड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। नंबर अच्छा मिलता है इससे, इससे ये समझ में आता है कि ना सामने वाले को उसके ना सब्जेक्ट को वो गहराई से पढ़ा है, उसको टेक्निकल टर्म की जानकारी है। तो पेड़ पौधा जीव जंतु सारी दुनिया को पता है, समझ रहे हैं ना। तो ये आप आंसर में क्या है उसको ब्रैकेट में मेंशन करेंगे कि प्लांट को फ्लोरा और एनिमल को फौना कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं उसको, और यही टेक्निकल टर्म हम फ्यूचर पूरा पर्यावरण जब तक खत्म होगा तो यही यूज करेंगे, ठीक है। अब बायोटिक, बायोटिक मतलब यहाँ पे बायो आ गया वर्ड, तो बायोटिक कंपोनेंट का एग्जांपल क्या हो गया, तो इसमें क्या होता है, इसमें सजीवों को, सजीवों मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सजीवों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो इसको सजीवों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। सजीवों का इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा, है ना, पेड़ पौधे। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि इसको टेक्निकल टर्म को लिखना ही है, तो पेड़ पौधे मतलब फ्लोरा। देखो मैं इंग्लिश में कैसे लिख रहा हूं, देवनागरी लिपि में, यही करना है आपको। जहां जो 100% इंग्लिश है, जिसका कोई विकल्प नहीं है, तो वहां आपका नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अब जहां पे विकल्प है तो वहां देवनागरी ही यूज करना है, क्योंकि आप हिंदी मीडियम वाले हो, कोई नंबर नहीं कटता ऐसा लिखने से, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा भाई, जीव जंतु, है ना। तो जीव जंतु को बोलते हैं फौना, ठीक है, जीव जंतु को बोलते हैं फौना। तो ये इसका उदाहरण हो गया। तो जैविक घटक में क्या आता है, सजीवों को सम्मिलित किया जाता है, सजीव मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म,
ठीक है, सजीव मतलब क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पेड़ पौधों को पढ़ेंगे जैविक घटक में। ये इकोसिस्टम बनाता है। ठीक है, क्लियर है, ये इकोसिस्टम बनाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, इकोसिस्टम। इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, इकोसिस्टम। अब ये क्या है, इकोसिस्टम कैसे बनता है, तो इकोसिस्टम का निर्माण। ठीक है, आपको शब्द पता है किसने यूज किया था इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट। ये भी क्या है, बड़ा अगर लिखना है, मान लीजिए शब्द सीमा ज्यादा है तो मेंशन करना पड़ेगा ना भाई, ये पता रहना चाहिए। देखो ये इन्वायरमेंट जो वर्ड है ना, तो इन्वायरमेंट पर थॉमस कार्लाइल। यहाँ फैक्ट काम आएगा, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ पीएससी ना फैक्चुअल आंसर पे नंबर दे रहा है, बढ़िया। तो जो प्री में पढ़े हो भरपूर काम आएगा यहाँ। क्लियर है, तो फैक्चुअल चीजें, फैक्चुअल प्रश्न ही तो ज्यादा पूछता है जी। वर्ड लिमिट कम है मतलब वो फैक्चुअल चीजों को ही पूछ रहा है छत्तीसगढ़ पीएससी, तो बढ़िया चीज है। प्री का मेहनत पूरा का पूरा मेंस में काम आने वाला है आपका, समझ रहे हो ना। तो इन्वायरमेंट को थॉमस कार्लाइल, और इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का अर्थर टांसले, ठीक है, या एजी टांसले बोलते हैं, तो इसको लिख देता हूं। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, है ना, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आर्थर टांसले के द्वारा, आर्थर टांसले के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका प्रयोग ना सर्वप्रथम क्या है, आर्थर टांसले के द्वारा किया गया था, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग। ठीक है, अब क्या होगा देखिएगा, इकोसिस्टम क्या है इसको समझते हैं, है ना। पृथ्वी में, पृथ्वी में पौधे, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो कौन करता है, पौधे करते हैं। पौधे मतलब फ्लोरा, तो इसको ब्रैकेट में आप फ्लोरा लिख सकते हो, या डायरेक्ट आंसर में पृथ्वी में फ्लोरा निर्माण करता है, ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं ना। ठीक है, क्या है प्रक्रिया इसकी, इसकी प्रक्रिया ये है, पौधे या जो फ्लोरा रहता है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, पौधे क्या है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, है ना, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, है ना, तो कार्बोहाइड्रेट मतलब हो गया ग्लूकोज। तो पौधे क्या है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ क्या करते हैं, निर्मित करते हैं, एवं इस दौरान ऑक्सीजन गैस क्या होगी, इस दौरान ऑक्सीजन गैस विमुक्त होती है। ठीक है, तो इस दौरान क्या होगी, ऑक्सीजन गैस क्या होती है, विमुक्त होती है। क्लियर हो गया। अब क्या होगा देखिएगा, है ना, इस भोजन और ऑक्सीजन का उपयोग, ठीक है, इस भोजन तथा ऑक्सीजन का उपयोग, इस भोजन तथा ऑक्सीजन का उपयोग, है ना, प्रत्यक्षतः उपयोग लिखिएगा, प्रत्यक्षतः उपयोग जिन जंतुओं के द्वारा किया जाता है, जिन जंतुओं के द्वारा किया जाता है, उसे
प्राथमिक उपभोक्ता, है ना, या शाकाहारी कहते हैं। हर्बीवोर, तो इनको शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा भाई, है ना, शाकाहारियों का शिकार मांसाहारियों के द्वारा, मांसाहारियों के द्वारा होता है, जो द्वितीयक उपभोक्ता है। ठीक है, जो द्वितीयक उपभोक्ता है। ठीक है, कुछ जंतु सर्वाहारी होते हैं, जो प्राथमिक एवं द्वितीयक, ठीक है सॉरी, तो कुछ के जंतु क्या सर्वाहारी होते हैं, जो तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। है ना, और क्या होगा अंत में, सभी की मृत्यु के पश्चात, अंत में क्या होगा, सभी की मृत्यु के पश्चात, है ना, सूक्ष्म जीवों द्वारा, अब सूक्ष्म जीव कौन से आ जाएंगे, तो सूक्ष्म जीव मतलब इसमें क्या हो जाएंगे, जीवाणु, कवक, ये सब आते हैं। तो अंत में क्या है, सभी की मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म जीवों के द्वारा, है ना, रासायनिक प्रक्रिया से, रासायनिक प्रक्रिया से इनका विघटन होता है, रासायनिक प्रक्रिया से इनका विघटन होता है ना, जो अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये है इकोसिस्टम के निर्माण की प्रक्रिया। तो इकोसिस्टम बनता है ऐसा है, तो उसमें जो मुख्य बिंदु है जहां से चालू हो रहा है भैया, वो पौधा ही है। पौधा नहीं रहेगा दुनिया में इकोसिस्टम नहीं बनेगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये हुआ, ये इसके ना निर्माण की प्रक्रिया, है ना। और क्या है, इकोसिस्टम के कौन कौन से घटक हैं, यदि ये जानना चाहे तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन होते हैं इसमें, है ना, पौधे, पौधे क्या हो गए, उत्पादक हो गए ना, क्योंकि यही तो ऑक्सीजन और भोजन को दे रहा है। ठीक है, तो इसमें पौधे उत्पादक होते हैं, सॉरी, पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, तथा प्राथमिक, द्वितीयक, है ना, तृतीयक उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता एवं घटक, अब घटक आता है इसमें, ध्यान रखिएगा, अब घटक सम्मिलित होते हैं, अब घटक क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। क्लियर है। तो इसमें क्या, ये ना इसके घटक, आपको कोई बड़ी बात नहीं, पर्यावरण के घटक मतलब ना 2 नंबर में पूछ दिए, तो चुपचाप आपको, हाँ, छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है और कुछ नहीं करना है। आप पॉइंट में लिखोगे ज्यादा नंबर मिलेगा। पॉइंट वाला जो नंबर, जैसे कौन कौन से तत्वों के कारण गंभीर प्रदूषण होते हैं, उदाहरण लिखिए। कुछ नहीं, कोई शब्द नहीं, पहला मर्क्यूरी, दूसरा लेड, तीसरा कैडमियम, आर्सेनिक, बस 1 2 3 4 पूरा 2 नंबर। अच्छा भी है, आपका समय बच गया, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो वैसे प्रश्नों में कोई आपको फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, डायरेक्ट टू द पॉइंट, पॉइंट करके लिख दो उसको,
वैसे नंबर दे रहा है छत्तीसगढ़ पीएससी। हाँ, कुछ जगह आप ना दुविधा में फंसोगे कैसे, क्वेश्चन रहता है बड़ा, मतलब उसको कायदे से 100 शब्द या 175 125 में पूछना चाहिए, 60 में 30 में पूछ देते रे भाई, ऐसा भी प्रश्न है। तो वो दुविधा होती है भाई, अब क्या करें, तो सबके लिए गड़बड़ है वो, समझ गए। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, पौधे उत्पादक हो गए, प्राथमिक द्वितीय। इसका उदाहरण देखते हैं, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उदाहरण तो लिखना पड़ेगा। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला क्या हो गया, घास का मैदान, है ना। तो घास का मैदान, हमेशा कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र वो चालू होगा उत्पादक से। उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर नहीं रहेगा ना, तो भाई कहां से इकोसिस्टम बनेगा। तो इसमें घास क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। घास पौधा होता है कि नहीं होता है, तो घास हो गया उत्पादक। ठीक है, घास को कौन खाया, घास को कौन खाएगा, टिड्डा। टिड्डा को कौन खाता है, मेढक। ठीक है, टिड्डा को कौन खाया, मेढक। और इसके बाद मेढक को सांप, और सांप मर जाएगा तो उसको अपघटक डिकम्पोज कर देगा, है ना। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, इकोसिस्टम ना फ्लेक्सिबल होता है, एक खुली श्रृंखला है, और ना फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होता है। कैसे समझना, अब जैसे कि क्या है, अगर इसका फॉर्मेट बनाए, है ना, इकोसिस्टम का एक ना मेन फॉर्मेट बनाए तो कैसे बनेगा। तो इकोसिस्टम का जो मेन फॉर्मेट बनाएंगे वो कैसे बनेगा, उत्पादक, और उसके बाद आ जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, और इसके बाद आ जाएगा तृतीयक उपभोक्ता, है ना। और लास्ट में क्या आ जाएगा, अपघटक आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा अपघटक। ये क्लियर है। लेकिन ये फॉर्मेट ना हमेशा जरूरी हो, है ना, हमेशा ऐसा ही रहे जरूरी नहीं है। जैसे समझना, प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आता है, शाकाहारी, है ना, और द्वितीयक में मांसाहारी। तो ये तो फॉर्मेट आपको पता ही होना चाहिए। तृतीयक में कौन आता है, सर्वाहारी, तो तृतीयक में सर्वाहारी आता है। और अपघटक, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक एग्जांपल से समझेंगे, तो ये फॉर्मेट आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम का क्या है, प्रारूप है। ठीक है, ये एक फॉर्मेट मतलब क्या हो गया, एक प्रारूप है। तो इसी का उदाहरण को हम लोग देख रहे हैं। तो घास के मैदान का बनाया, देखिएगा दूसरा जंगल का, जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र कैसे बनेगा, है ना। तो जो जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र रहता है उसमें क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे जो बड़े बड़े रहते हैं वो उत्पादक हो जाएंगे, है ना। और इसके बाद पेड़ पौधों को कौन खाता है, इसका शिकार करेगा कौन, जैसे मांसाहारी में हम लोग तेंदुआ ले लेते हैं, बाघ भी हो सकता है, शेर भी हो सकता है, सॉरी पेड़ पौधे को तो पहले वो, हाँ हिरण ले लेते हैं, है ना। तो शाकाहारी हो गया, हिरण को क्या हो गया, तेंदुआ मान लीजिए मार के खा गया, और उसका क्या हो गया, अपघटक लास्ट में। ये वाले उदाहरण में आप देखोगे तो पाओगे कि वो वाला प्रारूप को देखो, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक एक स्किप हो गया है। तो कोई जरूरी नहीं है कि प्राथमिक के बाद द्वितीयक के बाद तृतीयक ही आए। जैसे समझना आप, गांव में घास वगैरह रहता है और पेड़ पौधे रहते हैं, वो उत्पादक हो गए। प्राथमिक उपभोक्ता में आ गया गाय, तो क्या गाय को शिकार करने के लिए शेर हर गांव में थोड़ी ना आता है, रेयर ही सुनते हैं हम लोग कि छत्तीसगढ़ में एक आध गांव में कभी तेंदुआ दिख गया, शेर तो है भी नहीं छत्तीसगढ़ में, बाघ तो गिनती का है, शायद ही कहीं गया हो, क्योंकि बाघ को तो हम लोग रखे हुए हैं ना सेंचुरी में और नेशनल पार्क में, तो बाघ का तो रेयर केस, तेंदुआ का सुनते रहते हैं। लेकिन हर गांव में तेंदुआ नहीं जाता भाई शिकार करने गाय का, और हर गाय का शिकार तो नहीं होता। तो क्या होगा वहां पे, फ्लेक्सिबल चेन कैसे बनेगी, पेड़ पौधे हो गए, है ना। उसके बाद दूसरे में आ जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता में गाय, गाय का डेथ होगा, डायरेक्ट अपघटक उसको अपघटित कर देगा। तो वहां पे कोई बीच में तो कोई आया ही नहीं ना, द्वितीयक तृतीयक। तो ये ध्यान रखिएगा, इकोसिस्टम एक ना खुली श्रृंखला होती है,
और दूसरा लचीली होती फ्लेक्सिबल। कोई वो फॉर्मेट है तो उसमें फिट बैठाना जरूरी नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र में क्या हुआ, देखो यहाँ पे सर्वाहारी या तृतीयक उपभोक्ता स्किप नहीं हो गया क्या, डायरेक्ट अपघटक। और आप इमेजिन करो पेड़ पौधों को हिरण खा रहा है, हिरण का शिकार तेंदुआ, तेंदुआ कोई थोड़ी ना शिकार करेगा भाई, सबसे बड़ा तो राक्षस वही है, एक देखोगे तो। क्लियर हुआ ना, तो वाली बात है। तो ये क्या है, इकोसिस्टम का ना एक ना फॉर्मेट है। तो एक घास का मैदान हो गया और दूसरा जंगल का, ठीक है, क्लियर है। तो उदाहरण आपको पता रहना चाहिए। एक और उदाहरण है, वो इंपॉर्टेंट है, समझ गए, क्योंकि उससे ना प्री में प्रश्न आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको देख लीजिए, तीसरा वाला, ठीक है। अभी जो मैं बताने वाला हूं ना, वो है जलीय परितंत्र का इकोसिस्टम या जलीय परितंत्र, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो जलीय परितंत्र का पारिस्थितिकी तंत्र, आपको ऐसा डायरेक्ट उदाहरण भी पूछ सकता है, इसको लिखो करके क्या होता है, ठीक है। जलीय परितंत्र को समझे हम लोग भैया पहले, तब तो इकोसिस्टम को समझेंगे। तो जलीय परितंत्र का मतलब होता है वाटर बॉडी। वाटर बॉडी में क्या किया जाएगा, इसमें आ जाएगा तालाब, इसमें आ जाएगा नदी, ठीक है, इसमें आ जाएगा समुद्र, है ना, और झील, ये सब आ जाएगा। जल के स्रोत जो भी है वो सब जलीय परितंत्र। अब जलीय परितंत्र में ध्यान देना है, इसमें उत्पादक क्या होगा। इसमें जो उत्पादक होता है ना, वो होता है क्या, शैवाल, काई जिसको बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसी को एल्गी बोलते हैं। इसके साथ एक और रहता है, तथा या पादप प्लवक। हाँ, पादप प्लवक को बोलते हैं इंग्लिश में फाइटोप्लैंक्टन, है ना। तो फाइटोप्लैंक्टन्स, तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं भाई, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं क्या, है ना, इसको लिख लीजिएगा, फाइटोप्लैंक्टन को भी साइड में, ताकि आपको टर्म पता रहे। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, एक कोशीय, है ना, एक कोशीय जलीय पौधे हैं। एक कोशी मतलब केवल एक कोशिका होती है इनमें, एक कोशी जलीय पौधे होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन एक कोशी जलीय पौधे होते हैं, केवल इनमें एक कोशिका होती है, क्लोरोप्लास्ट है इसलिए पौधा कहला गया, ठीक है। इसके बाद शैवाल या जो जंतु प्लवक रहता है उसको कौन खाता है, ठीक है। तो ये तो उत्पादक हो गया ना, दोनों का दोनों, तो ये दोनों का दोनों उत्पादक हो गया जी। इसको कौन खाएगा, जंतु प्लवक। जंतु प्लवक को क्या बोलते हैं, जूप्लैंक्टन बोलते हैं। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, आंसर में नहीं लिखना है, जानकारी के लिए, जूप्लैंक्टन। तो जूप्लैंक्टन भी नहीं पता हमको, पहली बार नाम सुन रहे हैं भाई। तो जो जूप्लैंक्टन्स है, जंतु प्लवक, वो क्या होता है, तो जूप्लैंक्टन क्या होता है, एक कोशीय जंतु हैं। तो जूप्लैंक्टन क्या है, एक कोशीय जंतु होते हैं, ठीक है। तो जूप्लैंक्टन क्या होते हैं, एक कोशीय जंतु होते हैं, ठीक है। आगे मैं इसके बाद नीचे करके लिख देता हूं, आप एरो बना लेना, है ना, यहाँ पे लिख डाला हूं तो सामने में आएगा। जंतु प्लवक या अन्य जलीय जंतु। अब अन्य जलीय जंतु में क्या आ जाएगा, जैसे कि मछली, है ना, एवं बहुत सारे ऐसे तो जो आपको पता है वो बता रहा हूं। मोलस्का समूह के जंतु, मोलस्कम शंख वगैरह सीपी वगैरह आता है, ये सब काई को खाते हैं ना। और अंत में क्या आ जाएगा यहाँ पे, अपघटक, अंत में क्या आ जाएगा, अपघटक। क्लियर है जी, तो आप देख लो यहाँ पे। तो इसमें उत्पादक क्या हो गया, काई हो गया, है ना। काई के बाद कौन आया, जंतु प्लवक, जंतु प्लवक सॉरी, काई या पादप प्लवक दोनों, उत्पादक है, फिर जंतु प्लवक, और जंतु प्लवक के बाद कौन आ गया, अपघटक, ठीक है। तो ये जलीय परितंत्र का उदाहरण है। तो जलीय परितंत्र में ये टर्म इंपॉर्टेंट हो गया, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, मैं ना कुछ एक क्वेश्चन को ना लिख के बता दूंगा आपको, लेकिन सबको लिखना पॉसिबल नहीं है, फिर आप क्या करोगे, तो मैं ना बताते जाऊंगा,
समझाते जाऊंगा, क्वेश्चन दूंगा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा उसको, तो उसको आप चेक करते रहना, कंपेयर करते रहना, कहाँ गलती हो रही, क्या क्या सुधारना है। ठीक है, तो एक मॉडल आंसर टाइप का आपको मिल जाएगा, वो मैं दे दूंगा, है ना। और मॉडल आंसर ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा नहीं है फॉर्मूला है सीक्रेट कि उसको लिखोगे तो टॉप करोगे, उसमें हमेशा संभावना रहेगी कि आप प्लस माइनस कुछ कर लो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। क्योंकि क्या है पता है, दिक्कत यह है आइडिया नहीं रहेगा तो लिखोगे क्या, पढ़ तो डाले हो, पता सब है, मेन चीज तो वहां पे हमको शब्द के हिसाब से लिखना आना चाहिए ना। तो ये अभी भी आपके पास बहुत मौका है, बहुत टाइम है, लेकिन टाइम ऐसा है कि करो या मरो वाला भाई, एक एक दिन एक एक घंटे इंपॉर्टेंट है। रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कंपटीशन एग्जाम में, सबके पास आज के डेट में सोर्स बहुत है, कंटेंट बहुत है, दिक्कत यह है कि उससे कुछ नहीं होता, पढ़ना आपको पड़ेगा, याद आपको करना पड़ेगा। तो क्या है, बिल्कुल सांस लेने का टाइम नहीं है, और ना क्या है, जो वेटेज ज्यादा है उन सब्जेक्ट पे मेहनत कीजिए और लिखने का प्रैक्टिस कीजिए भरपूर। समझ रहे हो, 4 दिन लगातार लिखना, 7 पेपर, है ना, तो मजाक बात नहीं है। ठीक है, अभी आपका टेस्ट लेंगे तो 3 घंटे में 2 घंटे लिखने के बाद हाथ दर्द, ये वो, दिमाग फ्यूज, फिर बोलेंगे अभी आ जाओ चाय पी के, 1 घंटे बाद फिर 3 घंटे का टेस्ट है, तब आप सोचो क्या होगा। ठीक है, तो अभी आप इंपॉर्टेंट ना टॉपिक को पकड़िए, सब्जेक्ट को जिसका वेटेज ज्यादा है, सब पढ़ना, सबको छोड़ना कुछ नहीं, उस पर ज्यादा मेहनत कीजिए। सबसे बेस्ट है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को क्या करो, जैसे पर्यावरण हो गया एक सेक्शन, घर में बैठो 3 घंटे का टाइम दे दो, जितने भी प्रश्न लगभग 20-22 प्रश्न टिक कर लो और भड़ाभड़ लिखो, उसको चेक कराओ, खुद से चेक करो कहाँ गलती हो रही है। समझ रहे हो, तो ऐसा प्रैक्टिस करना चालू करो। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा कुछ नहीं, निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव आएगा, अभी भी बहुत टाइम है एग्जाम निकालने के लिए। लेकिन अगर दुनिया भर की बात को सुनते रहे हम लोग, तो भाई निगेटिव चीज में निगेटिव रिजल्ट ही आएगा, तो कान को बंद कर लीजिए और सीधा अपना ध्यान लगाइए एग्जाम में। इस बार टाइम थोड़ा कम मिला है ना। ठीक है, तो जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है उसको वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, हो सकता है कि यहीं पे, हो सकता है क्या पढ़ोगे तो अभी तो अब हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है।